सतत प्रयास करने पर भी अगर आपको अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए कहा गया है कि रहमन चुप हुए बैठिए देखी दिनन के फेर, जब नेके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। तो दोस्तों आज 22 मई है। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी गृह विज्ञान का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा 8 और 9 मार्च को हुई थी। साक्षात्कार का जो कार्यक्रम था वो 22 फरवरी से 21 मार्च के बीच चला था। और परिणाम ये भी कहा गया कि अगर कोई अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसके स्थान पर उस पैनल के दूसरे अभ्यर्थी को मौका मिलेगा, यानी कि सीटों को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। बालक और बालिका वर्ग का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, यानी कि अलग अलग ये जो रिजल्ट हैं अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर सिंपली आप studyvigyanprakash.com पर भी विजिट करके इस इच्छित वेबसाइट तक आप पहुंच सकते हैं। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में दोस्तों। तो कल का दिन काफ़ी उथल पुथल वाला रहा और बहुत सारे लोगों के मन में सही और गलत को लेकर काफ़ी माथापच्ची लोग करते रहे। और फिलहाल इस भर्ती पर जो कुछ भी चल रहा है वो ये है कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं गलतियां हैं जिसकी वजह से याचिकाएं दायर होती हैं और फिर भर्ती पर ब्रेक जैसा लगता प्रतीत होता है। हालांकि फ़िलहाल इस भर्ती पर कोई भी ब्रेक नहीं है, लेकिन कल का दिन जो था उसमें पूरे दिन लगभग सुनवाई चली और शिक्षा मित्र और अन्य के बनाम जो सुनवाई हुई उसमें बीच बीच में तरह तरह की खबरें आती रहीं। कभी खबर ये आई कि याचिका खारिज हो गई, कभी खबर ये आई कि स्टे लग गया, लेकिन फाइनली ये पता चला कि स्टे नहीं लगा है। हालांकि सरकार से ये कहा गया है कि सरकार जो है वो 6 जुलाई तक सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है सबमिट करें, ठीक है। और उसके बाद 14 जुलाई को इस पर फाइनल सुनवाई होनी है। और शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को 6 जुलाई तक रिक्तियों के ब्यौरे और भर्ती प्रक्रिया के कदम दर कदम घटनाक्रम की जानकारी देने वाला चार्ट अदालत में जमा कराने का आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट, यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन व अन्य की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि शुरुआत में जस्टिस यू ललित, जस्टिस मोहन यम, सांताना गौदार और जस्टिस विनीत शरण की पीठ ने हाई कोर्ट के निर्णय में दखल से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में राज्य सरकार व अन्य को ये नोटिस जारी की है और ये बताने को कहा गया है कि विज्ञापन में जो कट ऑफ दिया गया है उस पर 40 और 45% रहने पर कितने शिक्षा मित्र जो हैं वो पास हो रहे हैं। तो अगली सुनवाई जो होगी वो 14 जुलाई को होगी। 6 जुलाई तक ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा गया है। एक्चुअली फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो अखबारों में कुछ बातें बिल्कुल जो है मतलब निराधार भी लिख दी जाती हैं। जैसे कि अगर आप इस क्लिप पर आएंगे या फिर जो भी व्यक्ति इस भर्ती से संबंधित नहीं होगा वो थोड़ा सा तो कम से कम कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ भ्रांतियां आ ही जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने विज्ञापन के वक्त सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित के लिए 40% कट ऑफ तय किया था, परीक्षा के बाद इसे बदल दिया। एक्चुअली फ्रेंड्स देखा जाए तो 68,500 में जो कट ऑफ थी और 69,000 में जो कट ऑफ है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों के विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि दोनों के नियम एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, दोनों के नियम सिर्फ उसी भर्ती के लिए होंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ 40-45 रहा, ये तो कहने का कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ, ये बस इतनी तकनीकी रूप से दिक्कत हुई है 69,000 में कि जो कट ऑफ लगाई गई वो एक दिन बाद लगाई गई थी, लेकिन वो भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। हालांकि इसी के बेस पर ये सारा जो सीन है वो क्रिएट किया गया और डबल बेंच ने फैसला दे दिया था, आप जानते होंगे। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर अगली सुनवाई होनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टे ऑर्डर जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल ये जो भर्ती जिस प्रकार से चल रही थी उसी प्रकार से चलती रहेगी। और देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कुछ और भी पचड़े हैं जिसकी वजह से याचिकाएं दायर हो रही हैं। लाइक एज EWS का जो मैटर है जिसमें 10% रिजर्वेशन की बात कही गई है। एक्चुअली में फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो मामले होते हैं वो आपस में ही उलझ जाते हैं। तो EWS के लिए जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया था वो उत्तर प्रदेश में जब लागू किया गया था तो 13 अगस्त 2019 को लागू हुआ था, 13 अगस्त 2019 को। और ये जो भर्ती थी, ये जो भर्ती परीक्षा है वो 6 जनवरी को हो चुकी है। तो यहाँ पर एक बात और भी देखनी होगी कि ये जो भर्ती थी वो पहले से शुरू हो गई। जब नियम बाद में आते हैं तो बाद की भर्तियों पर लागू होते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर EWS और सवालों के गलत जवाब को लेकर
अधिवक्ता सीमान सिंह कहते हैं कि प्रदेश सरकार ने 13 अगस्त 2019 को शासनादेश जारी कर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद 13 मई 2020 को प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर निदेशक बेसिक शिक्षा परिषद और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को सभी नियमों और शासनादेश का पूरी तरह से पालन करते हुए नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। इसी दिन नियुक्ति प्रक्रिया की गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। इसमें कहा गया था कि आरक्षण सरकार के नियमों और शासनादेश के तहत दिया जाएगा। तो इसमें एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, सेनानी, आश्रित आदि सभी श्रेणियों का जिक्र है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का जिक्र नहीं है। तो ये मामला फिलहाल अब कोर्ट पहुंच गया है और गलत सवालों पर भी अब अर्जेंसी की जो याचिका थी वो दायर कर दी गई है। तो मतलब यहाँ पर पूरा मामला क्या है कि अर्जेंसी अगर स्वीकार हो जाती है, हालांकि वो स्वीकार भी हो गई है, अर्जेंसी एप्लीकेशन दी गई थी जिसे स्वीकार कर लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब ईडब्ल्यूएस का जो मैटर होगा उस पर याचिका जल्दी हाई कोर्ट में दायर हो जाएगी। ठीक है। और इसी के साथ अभ्यर्थियों ने कहा नहीं स्वीकार की गई आपत्तियां। तो जो गलत सवाल है उस पर अगर बात करें तो सीरीज ए के जो प्रश्न है 12, 47, 48, 54, 60, 71, 76 और 106 को कोर्ट में चुनौती दी गई है। उन्हें आपत्ति है कि 8 मई को अंतिम उत्तर कुंजी जब जारी की गई थी तो इसमें उनकी आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया गया। याचिकाकर्ता का दावा कि एनसीईआरटी की मान्य पुस्तकों के आधार पर कई प्रश्नों में दो विकल्प सही हैं, जबकि कई प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं। तो सिलेबस में हिंदी साहित्य शामिल नहीं है, सिर्फ हिंदी व्याकरण है। इसके बावजूद हिंदी साहित्य से भी सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये सारे मैटर हैं, यानी कि अभी कुछ याचिकाएं शेष हैं और जो वेबसाइट है वो थोड़ी ठीक ठाक काम कर रही है। पहले दिन तो बहुत कम आवेदन हुए थे और अगर देखें तो बुधवार तक ऑनलाइन 24,000 आवेदन आ गए हैं। 26 और रजिस्ट्रेशन की कोई बात नहीं, कंप्लीट आवेदन हो गए हैं 24,000 बुधवार तक। बृहस्पतिवार तक लगभग 56,000 आवेदन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। कुल मिलाकर 80,000 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि अब संख्या कम होगी तो वेबसाइट भी अच्छे से चलेगी। कुल 1,46,000 को ही तो करना है आवेदन, तो 80,000 उसमें से निकल गए तो अब वेबसाइट तो थोड़ी और स्मूथ चलेगी। अभी काफ़ी समय इसमें शेष है, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं अभी भी, जैसे कि हालांकि अब जो फ़ोटो आईडी का मसला था वो सॉल्व हो गया है और इसी के साथ अब मोबाइल नंबर में परिवर्तन वाला जो मसला है वो अभी फंसा हुआ है। और अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे फ्रेंड्स तो वहाँ पर आपको एक कॉलम नया मिलेगा। वो कॉलम मैं आपको दिखा देता हूँ। उस कॉलम पर यहाँ पर एक ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी दर्ज कर दी गई है, पर ये ईमेल आईडी नहीं थी। तो जो अभ्यर्थी मोबाइल नंबर का परिवर्तन करना चाहते हैं, उसमें चेंज करना चाहते हैं, हालांकि अभी इसके लिए कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आया है, लेकिन वो आयोग को सूचित कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। और ये जो ईमेल आईडी है ATR6900@yahoo.com, तो इस पर वो अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो आईडी जिसमें आधार या जो भी आपके पास है उसका नंबर या और उसका मतलब जीरो क्या कहते हैं स्कैन कॉपी, और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पुराना मोबाइल नंबर डाल के नया मोबाइल नंबर डाल के आप भेज सकते हैं। हालांकि ये भी क्राइटेरिया निश्चित नहीं किया गया, लेकिन ये सूचना अगर आप देना चाहें तो अपने तरीके से आप आयोग तक पहुंचा सकते हैं, परिषद तक। और अभी फॉर्म में संशोधन का कोई मौका नहीं है, यानी कि अगर कोई गलत तरीके से कोई एंट्री हो गई है तो उसको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी इसके लिए परेशान है और बहुत सारे अभ्यर्थी तो इस बात को लेकर परेशान हैं कि उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में परीक्षा के समय कुछ डेटा जो उनके गलत हो गए थे, अब वो पास आउट हो गए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि काउंसलिंग के समय दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुख्य बात यह है कि अगर आपके जो शैक्षिक रिकॉर्ड हैं वो सही हैं तो काफ़ी हद तक आपका जो मतलब फॉर्म होगा उसके रिजेक्ट होने की संभावना नहीं है। अगर नाम स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक है तब भी कोई समस्या नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या तब होगी जब मान लेते हैं किसी का जो है 60% है और उसको लोगों ने 91% बना दिया है, तो वहाँ पर तो दिक्कत होनी ही है। फिलहाल आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 26 मई है और अभ्यर्थी जब इसके संबंध में हेल्पलाइन पर बात करते हैं तो उन्हें टका से जवाब मिलता है। एलटी ग्रेड के लिए कुछ अच्छी खबर निकल के आ रही है। एलटी ग्रेड में अभी हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम है उसके जारी होने के बारे में तो कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जो बाकी के 13 विषय हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो उनकी नियुक्ति के लिए अब जो फाइलें हैं वो संस्तुति के साथ निदेशालय भेज दी गई हैं। तो जल्दी ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है, तो बहुत ही अच्छी बात है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और यूपीपीएससी RO-ARO 2017 का जो फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम जारी किया गया है 27 और 28 मई को, तो उसमें
मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कुल जो सफल अभ्यर्थी हैं उनमें से मात्र 13% का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा फ्रेंड्स क्योंकि अभी सिर्फ यूपीपीएससी राजस्व परिषद के चयनितों को ही मौका दिया जा रहा है। बाद में जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका दिया जाएगा। यानी कि कुल 809 पद थे जिनमें से 693 पदों पर अंतिम चयन हुआ। बाकी के पद अभी रिक्त हैं। अगर स्थितियां सामान्य होती तो अब तक आपको एक नई भर्ती भी आरओ एआरओ की देखने को मिली होती। फिलहाल ये भर्तियां अभी कुछ दिनों तक तो नहीं आएंगी, लेकिन आपको तैयारी अपनी करते रहना चाहिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आरओ एआरओ का जो सिलेबस है काफ़ी विस्तृत है। आपके पास अगर कंप्लीट सिलेबस होगा, नोट्स होगा, तभी तो आप परीक्षा क्रैक कर पाएंगे। एक महीने की तैयारी में कोई समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी नहीं बन सकता है। और यहाँ पर 27-28 को केवल उन अभ्यर्थियों का सत्यापन होगा जो लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद से चयनित हैं। बाकी के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए कार्यक्रम बाद में जारी होगा। मतलब 582 अभ्यर्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्यक्रम होगा वो बाद में जारी किया जाएगा। और सत्यापन से अगर कोई वंचित होगा तो उसको एक अन्य अवसर भी मिलेगा यहाँ पर। लेकिन अगर खांसी जुकाम है तो आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और इसी के साथ आपको बता दें कि यूपीपीएससी ने प्रवक्ता जीआईसी 2015 का परिणाम भी जारी कर दिया है। और इस परीक्षा के तहत 12 विषयों में प्रवक्ता के 58 पदों पर भर्ती की जानी है। स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से साक्षात्कार में शामिल होने के लिए 16 जून तक आवेदन जो है वो मांगे गए हैं। प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी भर्ती का विज्ञापन 14 जुलाई 2015 को जारी हुआ था। स्क्रीनिंग परीक्षा 25 सितंबर 2016 को आयोजित की गई थी। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में प्रवक्ता के 58 पदों पर भर्ती होनी है। 4 साल पहले हुई स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए कुल 8,438 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। 18 केंद्रों में परीक्षा हुई थी। कुल 45.64% अभ्यर्थी शामिल हुए थे और आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। तो इसके लिए अब इसका जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। एनआईओएस के लिए एक अच्छी खबर है। एनआईओएस से डीएलएड करने वाले भी अब शिक्षक भर्ती परीक्षा और यूपीटीटी में आवेदन कर सकेंगे। तो इसके लिए एनसीटी ने मान्यता प्रदान कर दी है। और एनसीटी के इस निर्णय का लाभ उत्तर प्रदेश के लगभग 2 लाख डीएलएड पास अभ्यर्थियों को भी मिलेगा। अब डीएलएड पास ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती में भी दावेदार होंगे। हालांकि वर्तमान में वो दावेदारी नहीं कर पाएंगे, अगली भर्तियों में ये नियम लागू होगा। तो इसके बारे में मानव संसाधन विकास मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एनसीटी ने पटना हाईकोर्ट के निर्णय को मानते हुए डीएलएड पास अभ्यर्थियों के पक्ष में यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने 2017 में देश भर में निजी स्कूलों में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनआईओएस को जिम्मेदारी सौंपी थी। तो ये पूरा मैटर है और इसमें लगभग 14 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे बीएसए के बारे में। तो बीएसए भर्ती के लिए जो रिक्त पद हैं वो पीसीएस 2020 में तो अभी शामिल नहीं किए गए। हालांकि अभ्यर्थी इसके लिए मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि पीसीएस 2020 के तहत बीएसए के रिक्त पदों पर भी भर्ती की जाए। लेकिन यूपीपीएससी को अभी तक बीएसए के रिक्त पदों पर कोई अध्याचन नहीं मिला है। अभ्यर्थियों ने जन सूचना अधिकार के तहत बीएसए के रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी थी। कोई कार्रवाई न होने पर अभ्यर्थियों ने राज्य सूचना आयोग से ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। और जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार मात्र 200 पद हैं और अगर इसमें बीएसए के भी पद जुड़ जाते हैं तो ये अच्छी बात होगी। और दोस्तों इसी के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि मतलब काफ़ी दूर रहते हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से। और मतलब ये आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं। उनके पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उचित संसाधन भी नहीं है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई ऐसी कक्षाएं जहां ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाई है। इसके अलावा एनएसयूआई ने ऑनलाइन परीक्षा के खिलाफ मुहिम शुरू की थी जिस पर लगभग 75,000 छात्रों ने हस्ताक्षर किए थे। और इसमें यह कहा गया है कि बिना परीक्षा प्रमोट किया जाए उनको। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय अध्यापक संघ, जिसको आटा कहते हैं, आटा के अध्यक्ष प्रोफेसर राम सेवक दुबे ने यह मांग की है। और अब छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी कुलपति को पत्र भेजकर मांग की है कि मौजूद परिस्थितियों को देखते हुए छात्रों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। और मोबाइल नंबर के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आप ट्विटर पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें स्टडी विद ज्ञान लिखकर या फिर सिंपली ज्ञान प्रकाश लिखकर हमें आप सर्च कर सकते हैं।
और ये बैनर होगा, यहाँ पर आप हमें फॉलो बटन मिलेगा आपको, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।